विदेशी कर्ज एक ऐसा टर्म जो नेताओं के बयानों में हमें खूब सुनने को मिलता है। खास तौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि देश पर लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। पलटकर सत्ता पक्ष के लोग भी गिनाने लगते हैं कि आपके समय में इतना था, उनके समय में इतना था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत पर इस समय विदेशी कर्ज कितना है? वित्त मंत्रालय की तरफ से फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के साथ ही एक रिपोर्ट सबमिट की गई जिसमें भारत के एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि विदेश से लिए गए कर्ज से जुड़े आंकड़ों को रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2024 अंत तक भारत का विदेश से लिया गया कर्ज, जिसको फॉरेन डेब्ट भी कहते हैं, 10.7% बढ़कर $717.9 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि पहले यानी दिसंबर 2023 अंत में 648.7 बिलियन था। ईयर ऑन ईयर टर्म्स में यह 10.7% का उछाल है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जीडीपी रेशो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में भी डेटा दिया गया है। ऐसे में जरूरी सवाल ये है कि भारत के इस बढ़ते डेब्ट टू जीडीपी रेशो यानी कि जीडीपी के अनुपात में वैश्विक कर्ज का असर भारत की इकोनॉमी पर किस तरह पड़ेगा। और इसी सवाल से जुड़ा आलोचकों का ये भी कहना है कि क्या मोदी की सरकार में भारत कर्ज में डूबता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव और मैं हूं डिम्पिका। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या संस्था से पैसे उधार लेता है तो उसे कर्ज या उधार कहते हैं, और जब ये कर्ज विदेशों से लिया जाता है तो इसे विदेशी कर्ज कहते हैं। रिसेंटली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उससे पता चलता है कि भारत के ऊपर जो फॉरेन डेब्ट है, मतलब कि वो कर्ज जो हमने विदेशों से लिया है, वो बढ़ता जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो जैसे एक आम व्यक्ति अपनी निजी जरूरतों के लिए बाजार या बैंक से कर्ज लेकर उस पर इंटरेस्ट या ईएमआई पे करता है, उसी तरह सरकार और भारत के प्राइवेट कंपनियां भी वैश्विक बाजार से बॉन्ड जारी करके कर्ज लेने का काम करती है। वैसे तो सरकार अपने पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट द्वारा भारत की मार्केट से भी कर्ज लेती है, लेकिन वैश्विक बाजार से कर्ज लेने के अपने रिस्क होते हैं, और अगर समय पर डेब्ट सर्विसिंग यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सके तो इकोनॉमिक सैंक्शन यानी कि आर्थिक पाबंदियां, बैंक्रप्सी यानी कि दिवालियापन और डिफॉल्टर तक घोषित किए जाने की संभावना होती है। इसलिए फॉरेन डेब्ट के मामले में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। आपको याद होगा 1990 के दशक में इसी बढ़ते फॉरेन डेब्ट के चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये वह समय था जब भारत को अपना सोना गिरवी रखकर वैश्विक साख बचानी पड़ी थी। इसी समय में भारत ने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एलपीजी रिफॉर्म यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत भारत को इस आर्थिक समस्या से निजात दिलवाने का काम किया था। 90 की तुलना में देखें तो लगातार भारत का फॉरेन डेब्ट टू जीडीपी रेशो कम हुआ है, जो कि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि कोविड पीरियड में यह कर्ज एक बार फिर से बढ़ रहा था, जिसे पोस्ट कोविड फेसेस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से फिर से कंट्रोल में लाया जा सका। लेकिन हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से हम सबकी चिंता बढ़ा दी है। पूरी खबर को समझने से पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर ये एक्सटर्नल डेब्ट होता क्या है। ये वो पैसा है जो हमने बाहर के देशों से लिया होता है। ये पैसा किसी सोर्सेज से लिया जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, किसी दूसरी देश की सरकार, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी इंडिविजुअल से। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब एक्सटर्नल डेब्ट काउंट किया जाता है तो इसमें सिर्फ सरकार के द्वारा लिया गया कर्ज ही शामिल नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ प्राइवेट डेब्ट जैसे कि नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि निजी कंपनियां होती हैं, और साथ ही निजी व्यक्तियों द्वारा भी लिया गया पैसा शामिल होता है। यानी कि भारत और भारत के लोगों द्वारा लिया गया सारा कर्ज इसमें काउंट होता है। अगर आप देखें तो पिछले साल दिसंबर 2023 में ये कर्ज 648.7 बिलियन था, जो कि दिसंबर 2024 अंत में 717.9 बिलियन पहुंच गया। ये लगभग 10.7% यानी कि 70 बिलियन का क्वांटम जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी कि QOQ के अनुसार भी देखें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के क्वार्टर में भी सितंबर एंड तक ये 712 बिलियन था, जो अगले 3 महीनों में बढ़कर 717.9 बिलियन पहुंच गया। पिछले सालों से अगर तुलना करें तो हमें पता चलता है कि साल 2010 में ये कर्ज 290 बिलियन था, साल 2019 में ये बढ़कर 561 बिलियन हुआ, साल 2020 में ये अमाउंट 564 बिलियन तक पहुंच गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड काल यानी कि साल 2021-22 में ये अमाउंट बढ़कर 615 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। एक बात साफ है कि भारत का एक्सटर्नल डेब्ट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये सवाल भी जरूरी है कि ये डेब्ट इतना बढ़
क्यों रहा है और कैसे बढ़ रहा है। इस क्यों और कैसे का सबसे बड़ा जवाब है डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विश्व भर में सबसे प्रचलित करेंसी है डॉलर और ज़्यादातर जो भी वर्ल्ड ट्रेड होते हैं वो डॉलर में किए जाते हैं। तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था की निर्भरता भी डॉलर पर लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर किसी भी इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक कारण से डॉलर रुपए की तुलना में मजबूत होता है, जिसे डॉलर एप्रिसिएशन भी कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में विदेशों से लिया गया कर्ज पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है और इसी वजह से ओवरऑल फॉरेन डेब्ट बढ़ा हुआ नजर आता है। इसलिए जो पिछले एक साल में हमारा कर्ज बढ़ा है उसमें लगभग 12 बिलियन डॉलर तो सिर्फ डॉलर के एप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। यानी डॉलर अगर बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट असर डेब्ट अमाउंट पर देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट करके कहा गया है कि दूसरे देशों से लिया जाने वाला 55% कर्ज डॉलर से लिया गया है। इसके अलावा इंडियन रुपए में लिया गया कर्ज का शेयर 33.6% है और जापानीज येन में 6% है। इससे साफ होता है कि मैक्सिमम डेब्ट डॉलर में लिया गया है। इस बढ़ते कर्ज का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये कर्ज सिर्फ सरकार ने नहीं बल्कि नॉन गवर्नमेंट बोरोअर्स जैसे कि टाटा, रिलायंस जैसी निजी कंपनियों के विदेशी कर्ज का शेयर भी इसमें शामिल है। अगर हम ओवरऑल कर्ज के सिनेरियो को देखें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर सिर्फ 22% है। बाकी के कर्ज में नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का शेयर 36.5% है, डिपॉजिट टेकिंग कॉरपोरेशन का 27.8% है और बाकी के फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का 8.7% शेयर है। यहाँ से एक क्लियर कंक्लूजन ये ड्रॉ किया जा सकता है कि भारत की निजी कंपनियां और निजी बैंक बड़ी मात्रा में वैश्विक बाजार से कर्ज उठा रहे हैं। तीसरे कारण को समझने के लिए जानना जरूरी है कि भारत किस ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री से ज्यादा कर्ज लेता है। तो देखिए, 1/3 कर्ज हम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। इसके अलावा लगभग 16% पैसा हम बायलैटरल इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, जिसमें बाकी देशों की सरकारें शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जापान हमें हमारे देश में बुलेट ट्रेन बनाने के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी लगभग 50% का कर्ज प्राइवेट सेक्टर से लिया जा रहा है। फर्ज कीजिए कि किसी कंपनी ने यूएस के लोगों के लिए एक बॉन्ड जारी किया हो, जिसके माध्यम से यूएस के लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। यह इन्वेस्टमेंट एक तरह से उस कंपनी द्वारा यूएस इन्वेस्टर्स से लिया गया एक उधार का पैसा है। अब यहाँ सवाल ये है कि लगातार बढ़ता उधार देश की इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक है। क्या वाकई लगातार बढ़ता विदेशी कर्ज भारत को एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रहा है? और क्या भारत के बढ़ते फॉरेन डेब्ट्स के सिर्फ दुष्परिणाम ही हो सकते हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? इसका जवाब है नहीं। इकोनॉमिस्ट की माने तो ये बात सही है कि डॉलर के मजबूत होने से भारत के ओवरऑल कर्ज पर असर पड़ता है। साथ ही ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और यूएस में बढ़ते इकोनॉमिक टेंशन का भी असर इसमें शामिल है। हाल ही में ट्रंप सरकार द्वारा रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसीज के अंतर्गत लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जो भारत के आर्थिक खेल को खराब कर सकते हैं। इसलिए सरकार को एक बैलेंस्ड इकोनॉमी पॉलिसी के तहत बढ़ते फॉरेन डेब्ट का ध्यान रखना होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए गए कर्ज से ये उम्मीद की जा सकती है कि ये पैसा भारत में नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जन्म दे सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी भी आ सकती है। साथ साथ नई नौकरियों को क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि जो पैसा आ रहा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसा कहना कि भारत की अर्थव्यवस्था क्रिटिकल कंडीशन में है, ये इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि भारत के पास एक मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कि किसी भी सिचुएशन में बफर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 650 बिलियन डॉलर राशि मौजूद है और अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज का एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के फॉरेन डेब्ट की स्थिति उन देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। जहां चीन का कर्ज 2.4 ट्रिलियन डॉलर है तो वहीं ब्राज़ील का इंटरनेशनल डेब्ट 407 बिलियन डॉलर है और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका फॉरेन डेब्ट 1000% से भी ऊपर है। तो ज़रूरी बात यह है कि इस बढ़ते हुए कर्ज के पैसों का इस्तेमाल अगर हम कैपिटल प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो हम इसे वेलकम डेब्ट कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इस कर्ज का इस्तेमाल इंटरेस्ट रीपेमेंट और कंजम्पशन नीड के लिए कर रहे हैं तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। एक अच्छी खबर ये भी है कि भारत विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्निंग कंट्री है। मतलब भारत के वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वे अपने पीछे जो पैसा भारत भेजते हैं इसे रेमिटेंस कहते हैं और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इस रेमिटेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है।
तो ऐसे में भारत सरकार को अगर इस बढ़ते हुए फॉरेन डेब्ट से जूझना है तो उसे इंडियन डायस्पोरा को मजबूत करना होगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि ट्रंप सरकार द्वारा हाल ही में किए गए इमिग्रेशन चेंजेस से भारत के रेमिटेंस पर क्या असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ कई एक्सपर्ट्स का ये भी सजेशन है कि इंडिया को करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और डॉलर के अलावा कई बाकी करेंसी में भी ट्रेड करना होगा, जिससे भारत के कर्ज में डॉलर का अनुपात कम हो सके। इसलिए भारत को कोशिश करनी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंडियन करेंसी में करे और इंडियन रुपी को डॉलर की तुलना में मजबूत बनाने के लिए जो भी कदम आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा कर सकती है उसे भी तत्काल किया जाए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के इस दौर में पॉलिसी प्रॉम्प्टनेस ही एकमात्र समाधान हो सकता है। फिर से कभी भारत के सामने 1990 की स्थिति ना उत्पन्न हो, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।